विनोद सिंह, आपका बायोलॉजी फैकल्टी, एक और धांसू वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करो बच्चों। तभी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसके कंटेंट का आप आनंद उठा पाओगे। और मेरे वीडियोस को कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के पर्पज से ही सिर्फ मत वॉच किया करो, बल्कि नॉलेज पर्पज से भी वॉच किया करो, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में कंटेंट के डेप्थ को हमेशा की तरह डालता ही रहता हूँ। तो नॉलेज पर्पज से भी आप मेरे वीडियोस को आप एंजॉय करो बच्चों। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एसोफेगस के बारे में अध्ययन करेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एसोफेगस। आप ये जो इमेज देख रहे हो, दिस इमेज विल शो द लोकेशन ऑफ एसोफेगस। देखो, एसोफेगस को हम लोग ई से भी लिखते हैं, ESOPHAGUS। कभी कभी हम इसे ई के पहले ओ भी लिख देते हैं, यानी एसोफेगस भी लिखते हैं। दोनों तरह से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ग्रास नाल कहते हैं इसे हिंदी में एसोफेगस को। अब सबसे पहले एसोफेगस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, एसोफेगस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब which is present just between pharynx and stomach region of our body। देखो, अगर हम इसके लोकेशन को देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है ना कि एसोफेगस जो है ये ऊपर से इसके जस्ट ऊपर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसे थ्रोट कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमक, जिसे अमाशय कहते हैं। और हालांकि अगर आप सभी बच्चों को अगर फेरिंग्स के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा ये स्टोमक के बारे में, तो फेरिंग्स और स्टोमक के बारे में भी जो वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर आई बटन या कार्ड्स पर भी आप क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आइए फिर एसोफेगस को फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, एसोफेगस के लोकेशन को पहले हम समझ लें। तो एक्चुअली एसोफेगस इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड ट्रैकिया और विंड पाइप ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। देखो, एसोफेगस जो होता है जस्ट इसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और एसोफेगस के जस्ट आगे हमारा ट्रैकिया पाया जाता है। आप यहाँ पर ये जो इमेज देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ट्रैकिया आगे का ट्यूब है और पीछे का जो ट्यूब है फूड पाइप वाला, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, इसे ही हम एसोफेगस कहते हैं। द एवरेज लेंथ ऑफ एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एसोफेगस। दिस एसोफेगस इज एक्चुअली लोकेटेड इनसाइड आवर थोरेसिक कैविटी। हमारे चेस्ट कैविटी में ही जनरली लोकेटेड होता है, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है वो जरा सा एब्डोमिनल कैविटी में भी इंटर कर जाता है, और फिर एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करके वो फिर स्टोमक में कनेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे, सीधा समझो कि हमारे फेरिंग्स के नीचे से ये लंबा सा ट्यूब जो है सीधा हमारे चेस्ट कैविटी के मीडियन प्लेन में नीचे की ओर जाता है, और फिर डायफ्राम को पेनिट्रेट करके फिर डायफ्राम के जस्ट नीचे से हल्का लेफ्ट साइड की ओर जाते हुए लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाता है, और फिर जाकर स्टोमक में मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो एसोफेगस है, अब यहाँ पर हम देखें तो दिस एसोफेगस कंसिस्ट ऑफ 2 स्फिंक्टर मसल्स। यहाँ पर 2 स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। अब स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, तो स्फिंक्टर मसल्स आर जनरली लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ 2 ऑर्गन्स, ठीक है। जो स्फिंक्टर मसल असल में क्या करते हैं कि एक तरह से एक वो बैरियर का काम करते हैं, और जो फूड एक बार आगे वाले ऑर्गन में चला गया तो फिर वापस वो उसका बैकफ्लो ना हो, इससे वो बचाते हैं। यानी स्फिंक्टर मसल्स आर एज लाइक एज वाल्व्स, वो वाल्व की तरह होते हैं, असल में कपाट की तरह होते हैं, अवरोधनी होते हैं वो। अब ये जो यहाँ पर हमने जाना कि एसोफेगस रीजन में एसोफेगस contains actually 2 sphincters, one at the junction of esophagus and pharynx and another at the junction of esophagus and stomach। जो ऊपर का जो स्फिंक्टर होता है जो कि फेरिंग्स से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और नीचे का जो स्फिंक्टर मसल होता है जो कि स्टोमक से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। देखो, जो अपर
एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, इसे हम लोग इंफीरियर फेरेंजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, क्योंकि फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, तो फेरिंग्स के नीचे वाला स्फिंक्टर है, इसलिए बोलेंगे इंफीरियर फेरेंजियल स्फिंक्टर। और चूंकि यह एसोफेगस से भी रिलेटेड है, एसोफेगस का ऊपरी हिस्सा है, इसलिए इसका एक और नाम है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जो भी हो, ये स्फिंक्टर असल में करता क्या है, तो देखो, दिस स्फिंक्टर हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द एंट्री ऑफ एयर इनटू द एसोफेगस। ठीक है। अब यानी यह जो चूंकि हम लोग जानते हैं फेरिंग्स के बारे में, हम लोग जब पिछले वीडियो में जब डिस्कस करा था, तो वहां जाना था कि फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब माउथ से एक ट्यूब आ रहा है जो कि माउथ कैविटी के थ्रू वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है। उसी तरह से नोज के थ्रू भी एक ट्यूब आता है जो कि ट्रैकिया में मिलकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाता है। और दोनों ट्यूब जिस पॉइंट पर, जिस जंक्शन पर मिलते हैं, वहां पर उस ऑर्गन को हम लोग फेरिंग्स या थ्रोट कहते थे। ठीक है। और इसी फेरिंग्स का निचला हिस्सा जो है, इसी फेरिंग्स के नीचे से कनेक्टेड है कौन, ये फूड पाइप एसोफेगस। इसका मतलब इस फेरिंग्स से होकर एयर को भी गुजरना है और फूड को भी गुजरना है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था ना एपिग्लॉटिस के बारे में पिछले वीडियो में, जब हम लोग फेरिंग्स को डिस्कस कर रहे थे कि एपिग्लॉटिस क्या करता था, तो एपिग्लॉटिस क्या था, तो वो लैरिंग्स या ट्रैकियल रीजन में उसका जो हॉलो स्पेस होता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, उस ग्लॉटिस के ऊपर का वो ढक्कन था, उसके ऊपर का एक कवर था एपिग्लॉटिस, जो कि फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोक रहा था। तो वो एपिग्लॉटिस एक्चुअली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था जो कि फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोक रहा था, नहीं जाने दे रहा था। ठीक उसी तरह से एस्टोफेगस का यह जो ऊपरी हिस्सा होता है जो कि फेरिंग से जुड़ा होता है इस स्फिंक्टर की मदद से, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर की मदद से, तो यह अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि एयर को इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटर करने से यहां रोकेगा। ठीक है। इट मीन्स द फंक्शन ऑफ द अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द एसोफेगस। क्योंकि फूड को एंट्री करना है, नहीं इधर एयर को तो नहीं जाना, बस एयर अगर आ रहा है तो रोक देगा, वो तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करें, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इज आल्सो नोन एज कार्डियाक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट के नजदीक पाया जाता है, प्लस स्टोमक का जो अपर पार्ट होता है उससे कनेक्टेड होता है। स्टोमक के अपर पार्ट को हम लोग कार्डिया कहते हैं, क्योंकि स्टोमक के अपर पार्ट कार्डिया से कनेक्टेड होता है वो स्फिंक्टर, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्डियाक स्फिंक्टर। ठीक है। तो दिस कार्डियाक स्फिंक्टर और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हेल्प्स to prevent from the reflux of gastric acid or also prevent from the backflow of the food into the esophagus। जो फूड एक बार स्टोमक रीजन में चला गया तो वह एसिडिक फूड या गैस्ट्रिक एसिड वापस फिर रिटर्न बैक ना हो जाए एसोफेगस रीजन में, बस इसी से बचाव करता है कौन, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एसोफेगस से रिलेटेड इन दोनों स्फिंक्टर को डिस्कस कर लिया। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जिसे इंफीरियर फेरेंजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, और फिर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जिसे हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे और कुछ और जान लें। तो देखो, अब हम एसोफेगस के लेयर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एसोफेगस और फूड पाइप। देखो, सिंस एसोफेगस इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, चूंकि एलिमेंट्री कैनाल फूड से, एलिमेंट्री कैनाल जो है असल में जो कि एक फूड कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, दिस एलिमेंट्री कैनाल रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से एनस तक का जो फूड कैनाल है उसे ही तो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो यह जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर में ये चूंकि मस्कुलर ट्यूब होता है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जिसका एक पार्ट फूड पाइप भी है, एसोफेगस भी है, और इसमें इसके इनर जो मसल्स होते हैं उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब जान लो कि एसोफेगस भी चूंकि एक एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है,
तो एस्ट्रोफेगस में भी क्या होगा, पेरिस्टालसिस होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। अब व्हाट इज पेरिस्टालसिस? तो पेरिस्टालसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ esophageal inner muscular wall due to which the downward movement of the food particle occurs, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की ओर ससरता जाता है, सरकता जाता है। अब जरा सोचो ना, वो हाईली मस्कुलर ऑर्गन है कौन, एसोफेगस। तो एसोफेगस में कई सारे मसल्स हैं, तो अपर मसल जब रिलैक्स हुआ होगा तो फिर फूड नीचे की ओर गया, फिर नीचे वाला मसल जो है फिर रिलैक्स होगा तो फिर फूड फिर और भी नीचे वाले मसल्स की हो जाएगा। तो इस तरीके से इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और रिलैक्सेशन की वजह से फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और यही पेरिस्टालसिस करता हुआ वो जो बोलस है, ठीक है, या फूड है, वो फिर स्टोमक में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ कि पेरिस्टालसिस करना, ठीक है, जिसकी वजह से फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, फूड जो है नीचे सरकता हुआ ससरता हुआ स्टोमक की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब हम चूंकि डिफरेंट लेयर्स की बात करने वाले थे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो दीज आर 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एसोफेगस। ठीक है, हालांकि पूरे एलिमेंट्री कैनाल के में ही ये पूरे के पूरे यही चारों लेयर्स होते हैं, यही चारों बॉर्डर्स होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एसोफेगस इज नोन एज सेरोसा और एडवेंटिशिया विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एसोफेगस। क्योंकि यह फाइब्रस पार्ट होता है। कौन फाइब्रस पार्ट होता है? यह जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी जो लेयर होता है एसोफेगस वॉल का या एलिमेंट्री कैनाल वॉल का, उसे हम एडवेंटिशिया या सेरोसा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चूंकि आउटर मोस्ट वॉल, आउटर मोस्ट लेयर है और फाइब्रस है, इसका मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, सेफ्टी करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, फिर इसके नीचे का जो लेयर होता है उसे हम लोग मस्कुलरिस कहते हैं। अब मस्कुलरिस नाम से पकड़ में आने का, अच्छा ये मसल्स से बना होगा, जैसा कि हम जान रहे हैं ना कि एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप ही है जो वो पूरा का पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स है। अब फूड पाइप में ही वॉलंटरी मसल्स भी कुछ होते हैं और ज़्यादातर इनवॉलंटरी मसल्स पाए जाते हैं। तो मसल्स है ना, और ये मसल्स करते क्या है, ये दीज मसल्स परफॉर्म पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। हालांकि इसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं। सबसे पहले इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं मस्कुलरिस रीजन में, जिनका काम पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, फिर हम और नीचे वाले लेयर की ओर देखें तो थर्ड जो लेयर होता है वो कहलाता है सब म्यूकोशा, और 4th लेयर जो होता है वो कहलाता है म्यूकोशा। ठीक है, देखो ये जो सब म्यूकोशा रीजन है, वहाँ पर म्यूसिन सीक्रेट होता रहता है, और सबसे ज़्यादा म्यूसिन या म्यूकस जो है वो सीक्रेट होता है म्यूकोशा रीजन में, क्योंकि ये म्यूकस ग्लैंड से या गॉबलेट सेल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूसिन या म्यूकस निकलता रहता है। म्यूसिन या म्यूकस क्या होता है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वैक्सी केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि समझो कि फूड को लुब्रिकेट करता रहता है। फूड को ही नहीं, सिंपल समझो कि जो फूड पाइप है, एसोफेगस है, उसके इनर वॉल को ये क्या करता रहता है, लुब्रिकेट करता रहता है, उसमें लसापन बना कर रखता है, उसमें नमी बना कर रखता है, उसको भिगा कर रखता है, ताकि फूड जो है वो आराम से नीचे की ओर सरक सके, पेरिस्टालसिस प्रॉपरली परफॉर्म करा पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एसोफेगस के डिफरेंट 4 लेयर्स को भी यहाँ स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब यह जो एसोफेगस है, जिसका यहाँ पर हमने एसोफेगस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, एसोफेगस का इनर जो एसोफेगस के 2 स्फिंक्टर्स होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, एसोफेगस के 4 डिफरेंट लेयर्स को भी डिस्कस कर लिया, एसोफेगस का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद इसका फंक्शन भी जाना कि इट कैरीज फूड और बोलस फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टोमक रीजन। अब देखो बोलस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोलस का फॉर्मेशन, बोलस क्या होता है, तो बोलस का फॉर्मेशन तो हमारे बक्कल कैविटी में ही हो गया था, याद है ना। बक्कल कैविटी में जो फूड का फिजिकल और बायोलॉजिकल डाइजेशन हुआ था, वहाँ पर फूड किससे मिक्स हुआ था, सैलिवा से। उसी स्फेरिकल फॉर्म को ही, उसी फूड के फॉर्म को ही तो हम लोग क्या बोलते थे, बोलस। यानी फेरिंग्स या एसोफेगस में जो फूड ट्रेवल कर रहा है, जो स्टोमक में एंट्री लेगा,
तो वो फूड का कौन सा फॉर्म हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बोलस टर्म को। ठीक है, तो यहाँ बोलस ट्रेवल कर रहा है, यानी बोलस का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है असल में। ठीक है, तो इस तरह से यही बोलस को फेरिंक्स से स्टोमैक तक पहुँचाने की जवाबदेही कौन निभाता है, एसोफेगस। ठीक है, एक चीज़ और जानो, हमें हमारे बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि खाते समय में बात नहीं करना चाहिए। देखो, खाना खाते समय इसलिए बात नहीं करना चाहिए कि खाना खाते समय में चूँकि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी खुला रहेगा, और बात भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी खुला है। ठीक है, तो दोनों ट्रैक खुला है, तो फेरिंक्स रीजन से फूड को भी ट्रेवल करके जाना है और एयर को भी पास होकर जाना है। तो वहाँ पर कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, वहाँ पर एपिग्लोटिस इरेगुलर हो जाता है। एपिग्लोटिस इरेगुलर होने की वजह से वो फूड हो सकता है कि उसे जाना चाहिए फूड पाइप में, लेकिन वो विंड पाइप में इंटर करने लगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी आ सकता है, सरक सकता है। ठीक है, या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए खाते समय में कभी भी बात नहीं करना चाहिए, आपस में वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने एसोफेगस से रिलेटेड जो जनरल सिनेरियो है वो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत डिस्कस कर लिया है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया तुरंत लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग ऐसे कई सारे फ्यूचर वीडियोज़ आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए लाते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हो जाता है और नॉलेज भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। सो in the next video we will discuss about stomach. So thank you very much बच्चों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।